लिखूंगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने काफी कुछ कैलकुलेशंस कर लिए थे और मैंने शीट दे दी है सबको। तो शीट में कुछ बेटा आंसर में गलतियां हैं, तो उनको आप इग्नोर कर देना। 3-4 सवाल ऐसे हैं जिनमें आंसर में गलतियां हैं, वो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, करेक्शन नहीं हो पाया है शीट में। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं 2 टाइम्स फॉर सेम हाइट। हालांकि इससे रिलेटेड हम बातें आपसे कर चुके हैं कि किसी भी बॉडी को जब हम ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं उसको, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी हमारी ग्राउंड है और यहां से हम बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, कुछ इनिशियल स्पीड u से, तो ये बॉल पहले ऊपर जाती है, फिर रेस्ट पे आती है और ये लौट के वापस आ जाती है। तो किसी पर्टिकुलर हाइट पे ये 2 टाइम पे होती है। एक जब ये ऊपर जा रही होती है टाइम t1 और एक जब ये नीचे आ रही होती है टाइम t2। अब मान लीजिए अगर मैथमेटिकली इसे प्रूफ करना हो, ये तो एक विजुअल एक्सप्लेनेशन है कि भाई यहाँ प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन की भाई करके देख लो, है ना, कि उसी हाइट पे 2 बार, ऑब्वियस सी बात है जब वहीं से गुजर के गई और आना भी वहीं से है तो सेम इंटरमीडिएट पॉइंट पे 2 बार वो मौजूद होगी, एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार नीचे। लेकिन मैथ्स कहती है कि भाई मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाओ इस चीज को कि 2 टाइम होंगे, है ना। तो मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे उस चीज को हम देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली ऐसे प्रूफ करेंगे कि हमें पता है कि हम मान लेते हैं कि लेट बॉडी इज एट ए हाइट h आफ्टर टाइम t। मान लेते हैं कि t टाइम के बाद बॉडी हमारी h हाइट पे होगी, है ना, h हाइट पे बॉडी होगी। तो अगर हमें वर्टिकली बॉडी को ऊपर फेंका है तो हम इक्वेशन लगा देंगे ut माइनस हाफ dt स्क्वायर। भाई अगर t टाइम के बाद बॉडी h हाइट पे होगी और कोई हमसे कहे कि बताओ वो टाइम निकालो, वो टाइम कैलकुलेट करो जिस टाइम पे ऐसा होगा, तो आप ये इक्वेशन निकाल अप्लाई करोगे और टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहोगे, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो देखो ये सिंपल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सभी को लेफ्ट में ले आ रहा हूं, तो gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल टू। तो आप देख सकते हो कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम। ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइम t में एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और जैसे कि x में आप लोगों ने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो खास बात क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, है ना, देयर आर 2 रूट्स। तो जो 2 रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे, मान लेते हैं वो रूट्स t1 एंड t2 है, अल्फा बीटा जैसे आप मानते हो ऐसे t1 t2। इसका मतलब इसको सॉल्व करके इसके जो सोल्यूशन आएंगे उसमें टाइम की 2 वैल्यू आएंगी, है ना, टाइम की, और दोनों टाइम पॉजिटिव आएंगे। ये कैसे पता चलेगा? इसे आप ऐसे पता कर सकते हो कि जो सम ऑफ द रूट्स होता है, अगर आपको याद हो बच्चों तो हम आपको याद दिला देते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
अल्फा और बीटा अगर रूट्स होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, राइट? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर T1 प्लस T2 की बात करूंगा, सम ऑफ द रूट्स है ना, रूट्स का जो एडिशन होगा उसकी बात करूंगा, तो ये b अपॉन माइनस बी अपॉन ए होगा। तो देखो b है यहाँ पर, आप देख सकते हो b है माइनस 2u, है ना ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2u अपॉन जी। और 2u अपॉन जी टाइम ऑफ फ्लाइट भी होता है, ये भी आप जानते हो। इसका मतलब है, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उन दोनों टाइम का जो सम होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है अल्फा इंटू बीटा यानी T1 इंटू T2, दिस इज इक्वल टू C अपॉन ए, तो C है 2h अपॉन जी, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब सिंपल है यार, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। या तो दोनों नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब अब दोनों टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकते, नहीं तो कोई टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें पता है दूसरी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब देयर विल बी टू टाइम, दोनों पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव मतलब दोनों अलग अलग आंसर आएंगे। तो कहने का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे ना बेटा, जो सॉल्व करोगे आप, फैक्टर करके सॉल्व करोगे, या सीधाचार से सॉल्व करोगे, या स्क्वायर कंप्लीट करके सॉल्व करोगे, जैसे भी कंप्लीट करना चाहो, इससे जो टाइम की दो वैल्यू मिलेंगी ना, वही दो रूट्स होंगे हमारे T1 T2, जिनमें ये रिलेशन भी होगा। तो यहां से आप मैथमेटिकली प्रूफ कर पा रहे हो। कैसे प्रूव हो रहा है? तो आप कह सकते हो बिकॉज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम t, so there will be two times two values of time, that is T1 and T2, because it will have two roots, इसके दो रूट होंगे, इसलिए टाइम की दो वैल्यू होंगी T1 एंड T2। ठीक है, तो यहां से मैथमेटिकली आप प्रूफ कर पा रहे हो। और खास बात ये भी है, आप ये भी समझिए कि वो दो रूट इस तरह के हैं कि दोनों का जो सम होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, बॉल जितनी देर तक हवा में रही, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 2h/g के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली प्रूफ कर पा रहे हो कि हाँ देयर आर टू टाइम्स फॉर ए सेम। इस पे मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, रट के नहीं करना है इसको, प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड। सर यस बेटा। सर आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ हो तो रही रिकॉर्ड, बताओ। हाँ सर भेज दीजिएगा सर, थोड़ा मेरा छूट गया, आगे 10 मिनट का छूट गया। क्यों छूट गया? सर आप पहले जो आपने पढ़ाया प्रूव देंगे। क्यों छूट गया? अरे सर नेट का थोड़ा इशू था। अच्छा, ये अच्छा बहाना बनाते हो तुम लोग, इधर उधर मजे करते रहते हो। नहीं सर, सच में सर ओके, चलो मान लिया, तुमने कहा तो मान लिया। A ball is projected upward with initial speed u. First one, it is found at a height of 80 meter at 2 time. Full stop. Interval of these two times is 6 seconds. Find out initial speed u. Take g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, गुड क्वेश्चन है ये। अवनी ये क्या कर रही हो तुम, इतना लेट आ रही हो बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। सर सॉरी सर, मेरे हेडेक हो रहा तो पिल्स लेके सो गए थे, फिर हम अभी उठे।
अच्छा, तो खाया पिया करो अच्छे से। यस सर, सॉरी सर। इट्स ओके। लग रहा है सबको जगाना पड़ेगा क्लास के पहले फोन करके, हेलो भैया जग जाओ क्लास है तुम्हारी। कोई नहीं, चलो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, सॉल्व करिए सभी लोग फटाफट। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड u. It is found at a height of 80 meter at 2 times. Interval of these 2 times is 6 seconds. Find out initial speed u. G is 10 meter per second square. सर वो लिखा है जीटी इज फाउंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर्स एट 2 टाइम्स। GT नहीं, it is found. अरे मेरी, अच्छा 8 है, सॉरी सर, सॉरी जी अरे लगा। कोई नहीं, मेरी राइटिंग खराब क्या करोगे तुम। आई मेरी आदत है ऐसे लिखने की, कैसे लिखना चाहिए मेरे को, 8 ऐसे लिख देते हैं। चलो ठीक। सर 50 मीटर पर सेकेंड। शायद सर इसमें भी क्या साइन कन्वेंशन लेके करना पड़ेगा? तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे करना चाहते हो। नहीं सर, जो अभी जैसे आपने जो बताया कॉन्सेप्ट, उसमें साइन कन्वेंशन का कहीं पे यूज नहीं हो रहा शायद। कौन सा कॉन्सेप्ट बताया ये? हाँ हाँ नहीं नहीं, ये तो प्रॉपर साइन के साथ यू पुट कर ही लिया था हमने ना। हाँ, ठीक ठीक। मैं बिल्कुल इससे हट के सॉल्व करूंगा, मतलब इंडिपेंडेंटली सॉल्व करूंगा एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। अगर ये ऊपर वाली बात किसी को नहीं भी याद है तो भी वो बस ये समझता हो कि हाँ 2 टाइम होते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करूंगा कॉमन अप्रोच से। भाई आंसर इज 50 मीटर पर सेकेंड। एनीबडी एल्स हैज गॉट द आंसर?
सर बता दीजिए। नहीं बताते हैं। देखिए इन्होंने कहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद स्पीड u। मैं वेट कर रहा था कि आप लोग ट्राई कर लो अच्छे से। अब इन्होंने कहा कि किसी हाइट h पे 80 मीटर की हाइट पे ये 2 बार मौजूद है। एक बार जाते वक्त होगा, एक बार लौटते वक्त होगा। देयर आर 2 टाइम्स। मान लेते हैं वो टाइम t1 और t2 दो टाइम। इंटरवल का मतलब ये होता है कि जब यहां पर था t1 टाइम पे, फिर ये ऊपर जाके और नीचे आएगा तो t2 टाइम हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस t2 माइनस t1 गिवन है। इंटरवल मतलब उन दोनों के बीच का गैप, दोनों टाइम के बीच का गैप, टाइम इंटरवल 6 सेकेंड गिवन है। ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है हमको तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले हमें ये t1 t2 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम ये पुट कर लें यहाँ पर तो 6 के इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि किसी हाइट h पे अगर हमें सॉल्व करना है तो ये इक्वेशन होती है आफ्टर साइन कन्वेंशन। h हाइट के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो h की वैल्यू हम 80 रख देंगे ut और g की वैल्यू 10 रख देंगे तो 5t स्क्वायर। यहाँ से 5t स्क्वायर माइनस ut प्लस 80 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब यहां से t1 और t2 कैलकुलेट कर लो और यहाँ पुट कर दो भाई कि भाई t1 t2 का डिफरेंस जो है 6 सेकेंड है। तो बहुत आसानी से श्रीधर आचार लगा लो। तो t1 कॉमा t2 की जो वैल्यू होगी माइनस b मतलब u प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 80 इंटू 5 इंटू 4, ये कितना होगा? कितना आएगा ये? 1600 5 इंटू 4 1600 आएगा। चलो हाँ माइनस 1600 डिवाइड बाई 2 है 10। तो यहां से टाइम की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो हमें पता है बड़ी वाली में छोटी वाली का डिफरेंस 6 के इक्वल दिया गया है। एक है u प्लस, एक टाइम ये हो जाएगा बड़ा वाला और एक टाइम छोटा वाला u माइनस हो जाएगा। बेसिक से कर रहा हूं, एक कॉमन स्टूडेंट वाली अप्रोच की हाँ क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो दोनों टाइम का जो इंटरवल होगा गैप ये हो जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो u/10 से u/10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 टाइम्स u स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6।
तो ये आ रहा है u स्क्वायर माइनस 1600, 6 इंटू 3 30 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 900 आ जाएगा, एंड u स्क्वायर इक्वल टू 2500, so u इज इक्वल टू 50। तो u की वैल्यू जो आएगी वो 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। थोड़ा नीचे कर दिए थोड़ा। तो इनिशियल स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड। सर ये 4 वर्ड कैंसिल नहीं होंगे? 4 कहाँ है? सॉरी यू, सॉरी u। यस सर हो गया। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन। आगे के पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, ऐसे बेटा बेसिक इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा आप कह सकते हो पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। मैथ्स का टॉपिक है, जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उन्हें पढ़ना चाहिए। आगे के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे हम लोग। तो आप ऐसा समझ लो कि ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन होता है। मतलब अगर मैं a का डिफरेंशिएशन करता हूं और मुझे b मिलता है, a का x के रिलेटिव में डिफरेंशिएशन कर देता हूं और मुझे b मिल जाता है, तो अगर मैं b को इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका, तो मुझे फिर वापस a मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिल्कुल इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के। ठीक है, अभी हम बिल्कुल देखेंगे। उसी बेसिस पे हमें कुछ फॉर्मूले और कुछ बेसिक रिजल्ट समझना होगा। अच्छा, जो इंटीग्रेशन होता है इसका बहुत बेसिक मीनिंग होता है, आगे आप देखोगे एडिशन। कई बार हमें इस तरह से एडिशन करना पड़ता है ना, कि जो तुम सिंपल सिग्मा लगा करके या नॉर्मली ऐड करके नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, मैं अगर आपसे कहूं कि आपको 1 से 10 के बीच के सारे नेचुरल नंबर्स ऐड करने, तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है ये डिस्क्रीट वेरिएबल है ना। आपको पता है कि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। ये आप कर सकते हो, यहाँ पे आप सिग्मा अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 और 10 के बीच में जो रियल नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, उनमें से कुछ रियल नंबर्स को ऐड करना है, कंटिन्यूअस जो रियल नंबर्स, तो आप 1 और 10 के बीच में जो रियल नंबर्स हैं वो आप बता ही नहीं सकते। 1 के बाद कौन सा रियल नंबर आता है, कोई बता सकता है मुझे? नो सर। नहीं सर। 1 के बाद 1 और 10 के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, रियल नंबर एक कॉन्टिन्यूअस।
1 के बाद आप कहोगे सर 2 आता है तो आपको 1.5 भी तो है, उससे पहले 1.4 है, 1.1 है, उससे भी पहले 1.01, उससे भी पहले 1.001 है, उससे भी पहले ये। तो देयर आर इनफाइनाइट, आपको पता ही नहीं 1 के बाद क्या आता है, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहलाते हैं। तो इंटीग्रेशन जो होता है कुछ ऐसा ही होता है, कॉन्टिन्यूअस एडिशन, मतलब जिनमें ऐसी चीजों को जोड़ना, ऐसी चीजों को ऐड करना जिनमें तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि पहली वाली चीज कहां से खत्म हो रही, दूसरी कहां से शुरू हो रही, कॉन्टिन्यूअस एडिशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन जो होता है बेसिकली ये कॉन्टिन्यूअस एडिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस थिंग्स, कैसे कॉन्टिन्यूअस एडिशन कैसे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं, मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स में पढ़ोगे आप लोग। जो लोग नए मैथ्स नहीं पढ़ने वाले वो हमें से सीख लें, जितना बायो वाले बच्चे। ये सिंबल होता है, अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ये y एक फंक्शन है, कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, एनी फंक्शन ऑफ x, लाइक y इज इक्वल टू x स्क्वायर sin x या y इज इक्वल टू log x, कुछ भी हो सकता है ना, e टू द पावर x। तो ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है ये आपका, और इसे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y। y कोई फंक्शन है x का विद रिस्पेक्ट टू x, y का इंटीग्रेशन x के रिलेटिव में कर रहे हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ है v dt, तो यहां पर आप इसे पढ़ोगे, ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो ये तो है कि सिंबल क्या होता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि एडिशन होता है, कॉन्टिन्यूअस एडिशन होता है, तो दो तरह के। दूसरी चीज हमने ये भी कहा कि ये एक इनवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है, ठीक है ना। और एक चीज हमने ये भी बताई कि कॉन्टिन्यूअस एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी बाद में बताऊंगा, पहले आप इस बात को समझो कि कैसे आप इस चीज को याद रखोगे। जैसे पहले तो हम फॉर्मूले आपको बताएंगे, सिंपल सी बात, मैथ्स है तो आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ऐसे समझ लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर करना हो ना तो 2x आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो एक्स स्क्वायर अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx की जो वैल्यू है वो 2x आएगी, आप सबको पता है। इसे बोलते हैं डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसका मतलब 2x जो है वो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, समझना। 2x जो है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है। अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा, अभी मैं फॉर्मूले लिखवा दूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 2x से अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ गए इंटीग्रेट करेंगे इसका तो उल्टा वापस पहुंच जाएंगे। तो इसलिए एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं कि भाई 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आपको ये मिल रहा है 2x, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव आपका एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, सबको पता है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। कुछ चीजें हम और ऐड करेंगे, अभी तो आप बेसिक समझो कि आप याद कैसे करोगे चीजों को। एक दो फॉर्मूले याद कराऊंगा, बाकी चीजें आप ऐसे याद कर लोगे। ये मैं मिटा रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। बेटा ये डिफरेंशिएशन का पूछना था मुझे कि अगर सर x की कुछ अंदर हो, x की जगह और उसकी पावर 10 हो, हाँ तो कैसे करते हैं, मतलब चेन रूल से करते हैं, भूल गए तुम? अच्छा हाँ सर, चेन रूल, यस सर, यस। पहले 10 का कर देंगे 10 और उसके बाद बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ यस। ओके, तो सुनो, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूँ जो हम लोग फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। 99% क्वेश्चन में फिलहाल अभी ये यूज करेंगे, आगे आप चले जाओगे तो आगे आप यूज करते जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग का एक फॉर्मूला तो सब लोग याद कर लो, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन आता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और एक कांस्टेंट आता है, अभी मैं बताऊंगा। अगर हमें ये ना पता हो कि हम कहां से, क्योंकि ये एक एडिशन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, और हमें ये ना पता हो कि कहां से कहां तक ऐड करना है, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इनडेफिनेट का मतलब जिनमें आगे हम बताएंगे लिमिट्स नहीं, हमें ये नहीं पता है कि कहां से कहां तक जोड़ना है, तो ऐसे में एक ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा लगाया जाता है। इनडेफिनेट
इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n वापस आएगा कि नहीं आएगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये सॉरी इंटीग्रेशन ये आया है, तो इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n आना चाहिए। मैं दिखाता हूं आपको करके। देखो x की पावर n+1 का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर आगे आ जाती है और पावर एक कम हो जाती है, तो -1 कर दो। और ये पहले से n+1 था नीचे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तुम देख सकते हो x की पावर n आ जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x की पावर n आएगा, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन करके मुझे ये चीज मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, और डिफरेंशिएशन का इनवर्स है, ये चीज भी आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। कांस्टेंट जरूरी क्यों है मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बात समझो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा 2x, एक्स स्क्वायर -7 का डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा 2x। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो जब आप 2x को इंटीग्रेट करोगे, उल्टा जाओगे, तो आपको तो पता ही नहीं है कि एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए कि ये लिखना चाहिए कि ये लिखना चाहिए, क्योंकि 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर -7 हो सकता है। यानी जो एंटी डेरिवेटिव होगा उसमें अलग अलग कोई भी कांस्टेंट हो सकता है कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो। इसलिए जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो विदाउट एनी लिमिट्स, मतलब विदाउट नोइंग द बाउंड्रीज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की बाउंड्री नहीं आपको जब पता होती, मैं आगे बताऊंगा कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो, जब लिमिट्स नहीं नोन होती है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको। तब आप हमेशा एक कांस्टेंट अप्लाई करते हो, यहाँ पर वो सी वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फंक्शन के अलावा एक कांस्टेंट भी हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो सकता है 0 ना हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। इसलिए हम आदत में डालते हैं whenever boundaries are not mentioned in the integration we put a indefinite integration constant c की जगह k लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस कि आप क्या कांस्टेंट लिखना चाहते हो। तो इस c क्यों आता है उसका एक सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं जिनका डिफरेंशिएशन सेम आएगा। यानी 2x अगर डिफरेंशिएशन इन तीनों का आ रहा है तो 2x का इंटीग्रेशन ये तीनों ही हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों में अगर मैं ऐसे लिख दूं x स्क्वायर प्लस c, तो फिर c में सारी चीजें आ जाएंगी, c कैन बी 0, c कैन बी 2, c कैन बी -7। तो सिंपल एक्स स्क्वायर ना लिख के हम एक्स स्क्वायर प्लस c लिखेंगे। तो फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना ही है, बाकी आपको ये भी समझना है कि आपको किस तरह से इसको इंटीग्रेशन इन्फिनिटी भी हो सकता है सी। क्या कह रहे हो? इन्फिनिटी भी हो सकता है सी, मतलब अगर ऐड करेंगे। नहीं, इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं, एक नंबर है ना यार, एक कोई रियल कांस्टेंट है यार, इन्फिनिटी क्यों ले जा रहे हो? इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड मानते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी है तो उसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन? इट कैन बी ए लार्ज नंबर, नोबडी नोज द इन्फिनिटी बेटा। ओके सर। इन्फिनिटी एक रेफरेंस के लिए लिया जाता है ना, इट कैन बी ए लार्ज नंबर, लार्ज कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट है वो कितना भी बड़ा हो सकता है ना, इन्फिनिटी अवॉइड किया जाता है, इन्फिनिटी कोई देखा नहीं, इन्फिनिटी कभी इक्वलिटी के साथ नहीं लगाया जाता बेटा, है ना। अच्छा, हाँ, कभी भी x इक्वल टू इन्फिनिटी लिखना रॉन्ग होता है ना, नोबडी कैन टच द इन्फिनिटी, यू कैन रीच x 10 टू इन्फिनिटी, ऐसे लिखा जाता है। यस सर, दैट्स व्हाई अवॉइड इन्फिनिटी। चलिए, तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें मेनली अभी यही यूज करना होगा। मैं कुछ फॉर्मूले आपको और भी बताऊंगा, तो फिर मैं वही बता देता हूँ कि जैसे इंटीग्रेशन बच्चों जो होते हैं ना, वो हमारे, जैसे हमने कहा इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो, हम फिजिक्स के शिक्षक हैं, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन हम ऐड कर रहे हैं चीजों को, है ना, कॉन्टिन्यूअस चीजों को ऐड कर रहे हैं। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, है ना, कि हमें पता नहीं कि कहां से कहां तक ऐड करना है। तो ऐसे केस को जब हमें बाउंड्रीज पता नहीं होती, मैथ्स की लैंग्वेज में कहें तो जब लोअर और फाइनल लिमिट नहीं पता होती, लोअर और अपर लिमिट, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब एक्स की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक इंटीग्रेट करना है तो उसे इनडेफिनिट कहते हैं। और जब बाउंड्रीज पता होती हैं तो उसे डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं।
हमारे फिजिक्स में मेनली डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर अगर हम इसको ये वाला इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो सिंपल ऐसे लिखेंगे y dx, और ये वाला अगर लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे y dx a से b। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू a से, x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक हमको इस चीज को ऐड करना है। देयर आर इनफाइनाइट y dx टर्म, बहुत सारे y dx होंगे। x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक, ये जो अंदर लिखी हुई चीज होती है इसे ऐड करना होता है, यही इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है। तो जब ये लिमिट्स लिखी होती हैं बेटा, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, और जब यहाँ लिमिट्स मेंशन नहीं होती हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर लिमिट्स मेंशन नहीं है तो यहाँ पर जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो इनडेफिनेट कांस्टेंट आएगा, बट यहाँ पर चूंकि फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं तो यहाँ पर इनडेफिनेट कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ डेफिनेट होगा। तो कोई भी अननोन कांस्टेंट या इनडेफिनेट कांस्टेंट यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। और कैसे सॉल्व किया जाता है उसको मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कैसे याद करोगे? बड़ी सिंपल सी बात है। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती थी और एक पावर कम हो जाती थी। इंटीग्रेशन में पावर प्लस होती है +1 और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट लिखेंगे। अगर मान लेते हैं हमको इंटीग्रेशन करना है x² dx, तो इसको x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c ऐसे लिखेंगे। सो बेसिकली x³ 3 + c। ठीक है, जिसको फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा पूछ लेगा, बहुत सिंपल बात है बेटा। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा नहीं, जो 10th करके आए हैं। तो x³ dx ये क्या होगा? कोई बोलेगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। x dx क्या होगा बेटा? सर x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c। तो इट इज x² 2 + c। अगर यहाँ 1 लिखा है सिर्फ और dx लिखा है सर 0 हो जाएगा। नहीं, c होगा। x की पावर 0 लिखा है तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 + x और 1 बेसिकली x प्लस c। x आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होगा। समझ रहे हो ना सभी लोग? यस सर। ये टाइम में भी हो सकता है, हमें तो टाइम में ही करना होगा। चलो इसका बताओ क्या होगा? t⁻10 अपॉन 10 + c। ना तो सिंपल फॉर्मूला समझ आ गया सभी को? अब जैसे मान लो इसको करना है हमें। सर 1 का बता दीजिए एक बार फिर से, 1 का क्या है? कर दीजिए। इसका 1 का 1 तो 1 देखो, 1 को क्या लिख सकते हो? 1 होता है x की पावर 0। यस सर। तो 0 हो गया तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1। हाँ यस सर, ओके। तो x की पावर 1 हो गया ना। 3t² + 2t + 7 dt। डिस्ट्रीब्यूट भी होता है इंटीग्रेशन, इसका करना है। तो पहले 3t² dt कर लेंगे। तो देखो 3 अगर साथ में तो बना रहेगा, t² का हो जाएगा t³ / 3। t पावर 1 है, 1 + 1 t² डिवाइड बाई 1 + 1 2 7। 1 का हो जाएगा t की पावर 1/1 प्लस c। देखो समझ आ रहा है? यस सर। बताओ बच्चों। यस सर। यस सर। सर मतलब कांस्टेंट होगा तो मतलब उसमें वेरिएबल ऐड हो जाएगा। हाँ, कांस्टेंट अगर है 7 तो 7 के साथ क्या लिखा 1, तो 7 के साथ इसे t की पावर 0 मिलेंगे ना। तो t की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये 7 हो जाएगा बेटा, है ना? चलो इसको बताओ। (4t³ - 3t² + 4t - 10 dt। बताओ इसका क्या आएगा जल्दी से?
So 4 into t power 4 upon 4 minus 3 into t power 3 upon 3 plus 4 into t power 2 upon 2 minus 10 into t plus c. देखिए क्या आएगा, प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबसे पहले 4t³ का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा t की पावर 4। t³ का क्या आएगा बेटा, 3 + 1 हो जाएगा। एक पावर प्लस कर देंगे और उस प्लस वाली पावर से डिवाइड कर देंगे, बाई 4 हो जाएगा, माइनस ये 3 रहेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, अपॉन 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 + 1 t की स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 + 1 माइनस 10 प्लस c आ जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 और 2 से 2 डिवाइड कर देना, आ गया आंसर t की पावर 4 माइनस t³ प्लस c। बताओ बेटा, समझ आ गया ना ये? यस सर। सर Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। यस सर सर 110t वाला नहीं समझ में बोलो आया विकास। सर। -10t जो लिखा है वो नहीं समझ में आया क्या लिखा है? सर। जो -10t लिखा है। अच्छा, -10t नहीं आया, चलो देखो, यस सर। तुमको जब इसको आखिरी पार्ट में लिखोगे, सिर्फ इतना लिखोगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 10 मान लो 10 लिखा है, 10 dt लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे, 10 के साथ t की पावर इतनी लिखी है 0 dt, तो 10 का कुछ नहीं होगा, 10 तो बाहर ही रहेगा, t की पावर 0 का होगा t की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो t की पावर 1 है तो t हो गया, और डिवाइड बाई 1 है तो 1 हो गया, तो 10t आएगा ना बेटा विकास। यस सर, समझ गए। जब भी कांस्टेंट होता है 1 मान लेते हैं, उसके साथ 1 का क्या होता है, x। अगर x के रिलेटिव में कर रहे हैं तो x आएगा, t के रिलेटिव में कर रहे हैं तो t आएगा। समझ गए सर। ओके, है ना, छोटी छोटी बातें हैं, तो बहुत छोटी बातें हैं। अभी आगे मैथ्स में पढ़ लोगे तो ये सब बिल्कुल हलवा लगेगा, ये तो कुछ होता ही नहीं, पर अभी जरूरी होता है बताना, फिजिक्स में यूज होगा। सर यस सर आज सर सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। आज कुछ भरोसा नहीं है, में खत्म हो जाएगा, कुछ अप्लाई करवाऊंगा फिजिक्स में। ठीक सर। अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक है, चलो। तो एक दो चीजें और समझ लो, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे बच्चों। डेफिनेट में क्या करते हैं, जैसे कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन, सपोज 1 से 2 इंटीग्रेट करना है हमको, 4x³ dx, तो डेफिनेट में बच्चों जो भी इंटीग्रेशन, पहले इनडेफिनेट की तरह इंटीग्रेशन करते हैं, 4x³ का होगा x की पावर 3 + 1 4 डिवाइड बाई 3 + 1 4। इनडेफिनेट कांस्टेंट नहीं लगाते, ये लोअर लिमिट कहलाती है या अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, है ना। लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज x⁴ 4 1 से 2। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, पहले इतना इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब पहले हम इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं x = 2 पे, मतलब x की जगह 2 पुट करेंगे पूरे फंक्शन में, इसे कहते हैं अपर लिमिट पुट करना। तो जैसे x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर आएगा, माइनस साइन लगाते हैं, फिर x की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये अपर लिमिट पुट करना है, ये लोअर लिमिट पुट किया हमने। x की वैल्यू पहले 2 डाल दी पूरे फंक्शन में, फिर माइनस साइन लगाया, फिर पूरे फंक्शन में x की वैल्यू 1 डाल दी, तो ये आ जाएगा आपका 15 यूनिट, जो भी 15 आएगा। यानी इस इंटीग्रेशन की डेफिनेट वैल्यू आ जाती है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की 15 आ गई जैसे, ठीक है, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो आपको लिमिट्स दी जाती, समझ रहे हैं ना अपनी। Yes, sir. यस सर मतलब जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होगा तो एक एक्स के टर्म्स में नहीं दे सकते हैं। नहीं, अगर लिमिट में x है तो x के टर्म में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए। अच्छा हाँ सर एक और क्वेश्चन है। अभी अरे एक नहीं कई देंगे भाई, जैसे 3t² है -2t है +8 है, और 0 से
टी इंटीग्रेट करना है, 1 से टी इंटीग्रेट करना है इसको। तो लोअर लिमिट 1 है और मान लो अपर लिमिट को टी बना दिया, नंबर नहीं है यहाँ पर, टी बना दिया तो कोई बात। तो अब हम पहले से इनडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट करेंगे। 3 टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाई 3, टी का होगा टी स्क्वायर बाई 2 और 8 का होगा 8t। 0 नहीं सॉरी 1 है, 1 से t, ये 3 3 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल। पहले हम इस पूरे फंक्शन में t की वैल्यू को t ही रखेंगे। तो जब अपर लिमिट पुट करोगे t की वैल्यू को t रखोगे तो ये यही रहेगा, t में कोई चेंज ही नहीं होगा बिकॉज t की वैल्यू को t ही रखना है। यस सर। तो यही फंक्शन कॉपी हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर पूरे फंक्शन में t की वैल्यू को 1 रख देंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 इंटू 1 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 8। दिस इज द आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन। ओके सर, ओके। ठीक है बच्चों, तो बस Yes, sir. फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, इस तरह से आप कर लोगे। ये समझ आ गया है, अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. क्लियर। ओके, चलिए इस सवाल को करिए जरा। सॉल्व करिए इसको, 0 से x सॉल्व कर लीजिए। सर इसका आंसर आएगा x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 प्लस 10x माइनस 0। अब माइनस 0 क्यों बोल रही हो, जरूरत ही नहीं है उसको। ओके सर। यस सर, x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 10x। यस सर। यस सर। तो देखिए 4 है, x की पावर 3 है तो 3 प्लस 1 करेंगे 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 प्लस 1 4 माइनस 9 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस 10 और इसका आ जाएगा x। 0 से x लिमिट लगाएंगे, फिर ये 4 4 कैंसिल आउट आ जाएगा, ये 3 3 हो जाएगा और ये x को x रह देंगे तो सेम फंक्शन रहेगा, फिर माइनस x 0 रख देंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी दिस वन। क्लियर है बेटा? यस सर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जरूरत क्या है इंटीग्रेशन की, आप क्वेश्चन में खुद ही समझ आओगे कि हाँ बहुत जरूरी था सर, इसके बिना तो जीवन अधूरा था। तो ठीक है, एक कैलकुलेशन में और कराना चाहता हूँ, थोड़े से फॉर्मूले और समझ लो। फॉर्मूले में एक साथ लिखाऊंगा तो याद रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएशन का एक तरफ लिखाऊंगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें, डी वाई बाई डी एक्स लिखा बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आता है आपका कॉस एक्स। कैसे याद रखोगे ना, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो उल्टा कर दो जस्ट, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, और एक इंडेफिनिट कांस्टेंट लगा देंगे अगर लिमिट नहीं लगा रहे साइन। इसी तरह से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, है ना। तो अगर मेरे को ये माइनस हटाना हो तो माइनस इधर भेज देंगे,
भाई कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। ये याद करने का तरीका। tan x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था? सर sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x प्लस c, है ना? बाकी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? सर वही होता है e टू द पावर x। e टू दी पावर। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? e टू दी पावर। e टू द पावर x। यस सर। इसके अलावा मैंने फंक्शन वाला ln x का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। बेसिक पकड़ो, इंटीग्रेशन का नहीं यूज होता जितना डिफरेंशिएशन। ये पढ़ाया था 1 by x। 1 by x। 1 by x। 1 by x का इंटीग्रेशन होगा dx by x, ये ln नेचुरल लॉग ऑफ x। सर समझाया था लेकिन समझ नहीं आया लॉग क्या होता है। अरे अब लॉग मैथ्स में पढ़ोगे, मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे। अभी लॉग हमसे पढ़ लोगे क्या? हम पढ़ा सकते हैं, क्या करोगे लॉग पढ़? लॉग की दो प्रॉपर्टीज याद। लॉग नहीं सुना क्या पार तुमने? नहीं सर सॉल्व नहीं किया लॉग, मतलब एक मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है, लॉग पढ़ाया जाएगा 11th में भी, है ना? 11th में पढ़ाया जाएगा, सर पढ़ाएंगे अभी। ठीक है सर। ये नेचुरल लॉग बोलते हैं, एलन को नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये सिंपल है, देखो याद करना भी बड़ा। डिफरेंशिएशन के अगर फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन अपने आप याद है। और एक जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे करेंगे। अब देखो यूज कैसे होता है, यूज कैसे होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्वेश्चन में दिखाता हूँ। बाकी फॉर्मूले तो आप याद कर लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ आपको, न्यूमेरिकल। जैसे बच्चों मान लो हमने कहा, क्वेश्चन समझना जरा ध्यान से। A particle is moving along a straight line। बहुत ध्यान समझना, सब लोग सुन रहे हैं ना मुझे? Yes sir। Yes, sir. Yes. In such a way that its acceleration is equal to 4t minus 2 if at t equal to 0 initial velocity is 10 meter per second, find out velocity at general time। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो और पढ़ के मुझे ये बताओ कि क्या मोशन में हमें u गिवन है 0, गिवन है, v बताना है टाइम t पे। क्या मैं v बराबर u प्लस a की लगा दूं? यस सर। क्या देते झपट, तुरंत थप्पड़ मारो अपने 2 मिनट, तुरंत थप्पड़ मारो। वेरिएबल नहीं नहीं सर, सर। वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखो ध्यान से, हाईलाइट किया है मैंने रेड से। क्या मैं ये लगा दूं? नो No, सर। sir. ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? Because acceleration variable है. एक्सेलरेशन वेरिएबल है। बहुत बढ़िया कहा आप लोगों ने। यानी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन फेल हो जाएगी, वो वाली नहीं लगेगी। यहाँ बेसिक से करना पड़ेगा, डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है? यस। तो चलते हैं। एक्सेलरेशन के साथ वेरी कर रहा है, समझिएगा। डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, होता है कि नहीं? यस सर। तो हम क्या करेंगे, इस a को लेंगे dv बाई dt और इधर लिख लेंगे ये a की वैल्यू गिवन है 4t माइनस 2। फिर क्या करेंगे, इस dt को उधर भेज देंगे, तो इधर dv हो जाएगा और इधर 4t माइनस 2 dt। फिर बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरफ इंटीग्रेशन dv होगा,
इस तरफ 4t माइनस टी dt। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स लगानी पड़ती हैं। कैसे? देखो t बराबर 0 पे वेलोसिटी थी 10, v की वैल्यू 10 थी, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, और t बराबर t पे वेलोसिटी निकालनी है तो टाइम की पहली लिमिट 0 रख दो, दूसरी t रख दो 0 से t, क्योंकि 0 पे गिवन है। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितना है 10, तो यहाँ ये इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में, ये इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में। इसी बंद कर दो और हाँ फैन चला दो। तो यहाँ पर ये 0 से v है ना, लिमिट समझ लो कैसे किया। इन्होंने कहा है t बराबर 0 पे वेलोसिटी 10 है, तो t बराबर 0 टाइम की इनिशियल लिमिट होगी और वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट 10 होगी। फिर इन्होंने कहा है t टाइम पे वेलोसिटी बतानी है, फाइनल वेलोसिटी। तो मान लिया कि फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम की लिमिट t है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा इस dt को उधर भेजेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में हो रहा है, राइट साइड में इंटीग्रेशन dt लिखा है, यहाँ dv लिखा है। तो ये इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, ये इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। दोनों में बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 v के रिस्पेक्ट में है तो v की पावर 0 मानेंगे। तो v की पावर 0 का इंटीग्रेशन v होगा 10 और ये v होगा। यहाँ पर देखिए 4 t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2 और 2 का इंटीग्रेशन होगा 2t, 0 से t लिमिट लगा देंगे। फिर यहाँ पहले v की वैल्यू v पुट कर देंगे अपर लिमिट, माइनस v की लोअर लिमिट 10 पुट कर देंगे। ये हमारा 2t स्क्वायर है तो पहले t को t ही रहने देंगे, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t, माइनस t को 0 लिख देंगे तो 0 0 हो जाएगा। फिर इस v को उधर भेज देंगे 10 को, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो भाई साहब इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन समझ में आया? कब करना पड़ेगा? यस सर। जब भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन है यहाँ पर? ये नॉन यूनिफॉर्मिटी। ये नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा। इसीलिए हम यहाँ पर कुछ बच्चे तो यही लगा देंगे, कहेंगे फुर्सत। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं तो आप तुरंत बेसिक डेफिनेशन पे चले जाओ। सबसे पहले a को dv बाई dt लिख दो, फिर उस dt को इधर भेज दो, टाइम फंक्शन बन जाएगा और बोथ साइड बस इंटीग्रेशन कर दो। दिमाग लगाते वक्त गड़बड़ न करना। लिमिट्स को क्वेश्चन में छुपी होती हैं लिमिट्स आपको। t बराबर 0 10 है, अगर t बराबर 0 पे बॉडी रेस्ट पे थी तो वेलोसिटी में जब टाइम में 0 लिमिट लगाएंगे तो वेलोसिटी में 0 लगा देते, पर इन्होंने दे रखा है कि t बराबर 0 पे वेलोसिटी 10 है और t बराबर t पे निकालनी है तो अननोन कुछ v मान लिया हमने। तो ऐसे केसेस में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन में और इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटी सी बात है। अब इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप सभी बच्चों को अप्लाई करना होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, यस सर। रिकॉर्डेड लेक्चर दे दीजिएगा सर। ठीक चल नहीं रहा है सर। ले रहा ठीक से? यस सर, देख रहे हैं। बाकी लोगों का क्या हाल है? सर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है सर। क्लियर है गड़बड़ कर रहे हैं? सर क्लियर है। तो वाईफाई में क्लियर। ऐसा तो नहीं हमारा ही डेटा खत्म हो गया, क्यों गड़बड़ कर रहा है? लेकिन नहीं सर, क्लियर आ रहा है। आ रहा है। यस सर, क्लियर। ओके ठीक है सर मेरा सर्वर नहीं चल रहा है ठीक से। कोई नहीं, मैं भेज दूंगा, टेंशन लो। जिसका चाहिए मेरे को ले लेना रिकॉर्डिंग्स। ओके सर। ठीक है, चलो अब एक सवाल करते हैं। ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। अरे पगलू पंखा यार, एसी बंद कर। एक तो टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ। तुम क्वेश्चन करो तब तक। तो एक्सेलरेशन दिया
सच दैट a इज इक्वल टू दिया है, मान लेते हैं इसको कुछ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। फाइंड आउट नंबर 1 क्रॉस t और जनरल टाइम इक्वल टू t। नंबर 2 पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू t। ठीक है, इफ इनिशियल पोजीशन at equal to 0 is x equal to 50। क्वेश्चन देख लिया सबने, चलो उसको ट्राई करो बेटा, सभी लोग ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलिए बताएं इसका क्या आंसर आएगा बच्चों। तो 160। आराम से करो, टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दीबाजी में मत करना, तसल्ली करना, फिर मैं बताऊंगा सबको सॉल्व कराऊंगा। सर डन। सर जनरल वैल्यू है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 10t। सर हाँ बेटा, सर जनरल वैल्यू है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 10t। वेलोसिटी की, यस सर। सही है, गुड। अनलॉक यस सर, यही आ रही है। और सर जब 50 है तो टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 10t माइनस प्लस 50। मे बी। मैंने जो शीटें भेजी हैं, दूसरी शीट में एनयू इसके क्वेश्चन है, दोनों शीटें से सॉल्व कर लेना है, एक दिन अलग से डाउट क्लास ले लेंगे। ओके सर। ओके। एसी के साथ बंद कर दो। पीछे से एमसीबी हट गई होगी, कल इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है फिर। हाँ बच्चों, क्या है बताओ जल्दी फटाफट। करो करो, टेक योर टाइम। यस सर, डन। Yes, sir. Done.
सर 2 मिनट हो गए। हाँ बेटा बताएं क्या आंसर आए। सर बता दी। ओके ओके, सबसे पहले हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन गिवन है तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। क्या लिखेंगे को जल्दी बोलो, क्या लिखेंगे? सर dv by dt equals to Yes, 3t square। ओ सॉरी ये dt नहीं, फिर इस dt को इधर भेज देंगे। यस सर। अच्छा बेटा आपको ये भी, अच्छा ये बच्चे कहते हैं हमें पता क्या ये इंटीग्रेशन ही करना है, तो देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, वेलोसिटी है और इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे आता है? डिफरेंशिएशन करके आता है ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। इसका जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो मैंने क्या बताया कि उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन, मतलब एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी में आना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन। इससे लग जाएगा कि इंटीग्रेशन करना है। हाँ, और क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है टाइम के साथ, तो आप यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सी वाली? सर वो तीन मोशन। वो जो तीन इक्वेशन आपने पढ़ी है वो अप्लाई नहीं कर सकते तुम यहाँ पे। तो डीवी यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, टाइम 0 से t और ये भी 0 से v, क्योंकि रेस्ट पे था पहले तो 0 रहेगी लिमिट। इसका इंटीग्रेशन v है 0 से v, इसका है 3t क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। t का t स्क्वायर बाई 2, 10 का 10t आ जाएगा 0 से। ये v माइनस 0 रहेगा, अपर लिमिट माना ये t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 10t और माइनस 0 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो v का फंक्शन आ गया t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 10t। क्या मैच कर रहा है किसी का? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखो v का अब हमको पोजीशन बताना है, x बताना है, मान लेते हैं x का पोजीशन। तो v को क्या लिखते हैं? v की डेफिनेशन बताओ। सर dx by dt। सर dx upon dt। dx by dt। फिर से इसके dx by dt लिख लेते हैं, फिर dt को उधर भेज देते हैं, इंटू डी कर लेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। 0 पे t, 0 पे पोजीशन क्या थी? 50 थी, और इस पे x मान लेते हैं t पे, बिकॉज 0 पे 50 दी गई। देखो 0 पे 50 दी गई, देखो x इक्वल टू 50। Yes, sir. इसलिए जब x में लिमिट लगाएंगे तो 0 नहीं लेंगे। तो अब चूंकि 1 का इंटीग्रेशन x के रिलेटिव में कर रहे हैं तो x आएगा, यहाँ v मत लिख देना, x कर आएगा भाई, x की पावर 0 मानेंगे ना इसको, x की पावर 0। t की पावर 4/4 t क्यूब डिवाइड बाई 3, 10 t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 से t पुट करेंगे तो यही रहेगा, 0 में 0 हो जाएगा। तो x माइनस 50 इक्वल टू t की पावर 4/4 2 t क्यूब डिवाइड बाई 3, x इक्वल टू t क्यूब बाई 4 प्लस 2/3 t क्यूब, सॉरी ये t की पावर 4/4 है, ये पोजीशन आ गई। अब आपको मान लीजिए t इक्वल टू 10 पे क्या है, तो आप इस t इक्वल टू 10 आ जाएगी आप, है ना। ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। तो ये तो बहुत पहला कैटेगरी का सवाल है, कई तरह के सवाल बनते हैं इसमें, अभी बहुत सारे सवाल इसमें करने वाले हैं। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर आगे। वेरी गुड। तो बच्चों जितने भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, जो भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसमें दो चीजें यूज होती है, एक तो डिफरेंशिएशन यूज होगा और एक इंटीग्रेशन यूज होगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो चीजें यूज होगी। अब और एक इन डेफिनेशन यूज होती है, क्या?
जैसे वेलोसिटी जो होती है वो dx by dt होता है, ये याद रखना पड़ेगा, या ds by dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या स्पेस। एक्सेलरेशन होता है dv by dt। और एक हमने और बताई थी कि अगर dv by dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं या dx से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से मल्टीप्लाई किया डिवाइड कर दिया, फिर मैं इसको इस dx को इधर ले आ रहा हूँ, dt को इधर ले जा रहा हूँ, तो डी वेलोसिटी हो जाती है, तो v हो गया और ये dv by dx हो गया। मतलब इसी इक्वेशन को ऐसे या dv by ds भी लिख सकते हो, s फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो इक्वेशन तब होती हैं बेटा जब टाइम के साथ जिक्र होता है, वेरिएशन टाइम के साथ होता है। अगर टाइम का जिक्र नहीं है कहीं पे, मान लो यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, टाइम का जिक्र नहीं है, तो समझ जाना कि ये वाली इक्वेशन फिर तो हमें अप्लाई करनी। टाइम का अगर जिक्र है तो इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। तो एक ये समझ लो कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डेफिनेशंस यूज होती हैं, ये सारी की सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना। ये कैसे पता चलता है? तो हम समझ पा रहे हैं कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। इसका मतलब है पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। अब उल्टा चलते हैं। इसे अगर आप देख लो यहाँ पर, तो हमें एक्सेलरेशन पता था, एक्सेलरेशन से पोजीशन तक आने में हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, एक बार वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से पोजीशन आने में एक बार और। मतलब बिल्कुल वही बात है कि इनवर्स अगर डायरेक्शन में चलोगे तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी तक आ रहे हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, और फिर वेलोसिटी से एक्स आने में दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इस सवाल में करना क्या है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ये भी अंदाजा हो जाएगा कि ये वाली डेफिनेशन यूज करें कि ये वाली यूज करें कि ये वाली यूज करें। अगर टाइम का जिक्र ना हो, ध्यान दीजिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये वाली इक्वेशन है इसी का बदला हुआ फॉर्मेट, इसी का रूप है, एक नया फॉर्मेट है यही इक्वेशन जो यहाँ लिखी है, पर इसे अप्लाई तब करना होता है जब टाइम का जिक्र ना हो, टाइम के साथ फंक्शन ना दिया जाए। ठीक है बेटा, जब टाइम के साथ फंक्शन नहीं दिया जाएगा तो आपको इक्वेशन अप्लाई करनी होगी। क्या जो बातों में बेसिक समझा रहा हूँ इतनी बातें समझ आ रही हैं सबको? यस सर। यस सर। मैं एक क्वेश्चन आपको करा, मान लीजिए हमने कहा ए पार्टिकल is moving along x-axis such that its acceleration varies as a equal to 4x square, या मान लेते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। If it starts its motion from x equal to 10, find out speed of body as a function of x। बॉडी की स्पीड फंक्शन ऑफ एक्स में बतानी, मतलब एक्स के टर्म में बतानी, एक्स के पदों में बतानी। सबसे पहले तो यहाँ पर ए का फंक्शन दिया है। देखो बेटा, जब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब पार्टिकल मोशन कर रहा है वो भी एक्स एक्सिस पे। सोचो यार, पार्टिकल जब एक्स पे मोशन कर रहा होगा, पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा होगा, पोजीशन चेंज हो रही होगी। अगर एक्स बदल रहा होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ कि वेरिएबल? वेरिएबल होगा, वेरिएबल हो गया। तो अल्फा कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो क्या तुम वो वाली इक्वेशन लगा सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as? नो सर। नो सर, हो जाएगी।
इसका मतलब पक्का हमें स्पीड बतानी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है, स्पीड बतानी है, एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी पे पहुंचना है। तुम समझ गए, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर, यस सर। और टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, टाइम का कहीं जिक्र नहीं है। तो सर तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू dv by dx into v। ए को लिख लेंगे v dv by dx लिख लेंगे। तो अगर v dv by dx लिख लेंगे तो x वाले को उधर भेज देंगे, v वाले को इधर रखेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर है v का फंक्शन, उधर x का। x इक्वल टू 10 से स्टार्ट किया है और इन्होंने कहीं दिया है मूविंग अलोंग सच दैट इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो देना पड़ेगा स्टार्ट इट्स मोशन एट x इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये फाइनल स्पीड v हो जाएगी x पे। x इक्वल टू 10 से मोशन स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और जनरल पोजीशन पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी v की पावर 1 है यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा v की पावर 2/2 0 से v, और ये अल्फा x क्यूब बाई 3 10 से x। तो ये पहले v को v रखेंगे, v स्क्वायर बाई 2, फिर 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। x को x रखेंगे तो x क्यूब बाई 3 आएगा, फिर x को 10 रख देंगे तो 10 क्यूब डिवाइड बाई 3 आएगा। पहले x की जगह x रखेंगे तो x क्यूब बाई 3 रहेगा, फिर माइनस साइन लगाते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं। x को 10 रखेंगे तो 10 क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा x क्यूब बाई 3 माइनस 1000 डिवाइड बाई, तो x स्क्वायर माइनस 1000 डिवाइड बाई 3 आएगा। इसको हटाई दो, बाई 3 बाहर ले लो, तो v का जो फंक्शन आ जाएगा इट इज अंडर रूट 2 अल्फा बाई 3 x क्यूब माइनस 1000। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, है ना। इस तरह से बच्चों इमोशन कर रहा देखिए, है ना। तो कहने का मतलब है या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होगा, या फिर इन तीन इक्वेशन में से कोई यूज होगी, या तो ये यूज होगी, या फिर ये वाली यूज होगी, या फिर ये वाली यूज होगी। ध्यान रखिएगा, जब टाइम का जिक्र नहीं होता है कहीं पर, तभी ये तीसरी वाली इक्वेशन इमेज में आती है, अदरवाइज इन्हीं दोनों से काम चल जाता है। अगर वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन पूछेगा तो dv by dt डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछेगा तो dt को उस तरह भेज देते हैं एक साथ और बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो आई थिंक Yes, sir. समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। अब आप लोग असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन जो 2D और 3D मोशन के आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, आखिरी में प्रैक्टिस शीट नंबर 2 में लास्ट के कुछ प्रॉब्लम 2D मोशन के आ गए हैं, तो उनको छोड़ देना है आपको, जिसमें x और y और z तीनों मेंशन हो या x y मेंशन हो। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो, उसके हम डाउट्स ले लेंगे। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे अगली क्लास में मैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, क्योंकि एक क्लास में इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा पूरी अच्छे से। बोक के क्वेश्चन, एससीवी के, न्यूटन के भी क्वेश्चन होंगे, उससे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और तब हम ग्राफ पे मूव करेंगे। इस ये होने के बाद बस ग्राफ बचा है, 1D मोशन कंप्लीट हो जाएगा, और 1D कंप्लीट होने ग्राफ के बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे मूव करेंगे, 2D मोशन और फिर रिलेटिव मोशन, तब जाके काइनेमेटिक्स की यूनिट आपकी खत्म होगी। बहुत बड़ी यूनिट है ये, और एक्चुअली अच्छे से पढ़ते हैं तो टाइम भी लगता है। इसको आप जल्दीबाजी में पढ़ लोगे तो फिर उतना समझ में भी नहीं आएगा और अच्छे से आगे जाके कॉन्सेप्चुअली वीक हो जाओगे। चलिए, तो आज इतना ही। सर इंटीग्रेशन के कुछ अगर क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस चलो कोशिश करेंगे, हम बना के भेज देंगे कुछ, ठीक है। ओके सर ये सर काका कितने बजे से कितने बजे रहते हैं आप? काकादेव में कोई फिक्स टाइम नहीं, पर दोपहर में मिलते हैं आजकल, हम पाए जाते हैं वहाँ पे। आप 12 बजे के आसपास फोन करना मुझे, तो 12 से 2, 12 से 3 के बीच में काकादेव में रहते हैं, और शाम को कितने बजे करते हैं। सर रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? कल तक। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।